हेलो स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी वाले सेक्शन में आज जो हम डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। ये भी एक फंगल डिजीज़ है और क्लास ओमाइसीटीज को बिलोंग करती है। तो आइए जानते हैं इसके कंटेंट्स के बारे में। जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी भी डिजीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके होस्ट, पैथोजन, डिजीज़ का नाम और अफेक्टेड पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग के इन चारों पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। जहाँ तक इसकी होस्ट की हम बात करें तो कुछ वेजिटेबल्स तथा सीरियल क्रॉप में इसका इन्फेक्शन होता है और इसका जो पैथोजन होता है वो पाइथियम स्पीसीज होती है। ये फंजाई है, क्लास ओमाइसीटीज को बिलोंग करती है। और डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, नूतनों का गिर जाना, सर्वाइव ना कर पाना डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग कहलाता है और ये मॉइस्चर की वजह से होती है। इफेक्टेड पार्ट जो होते हैं सीड एंड सीडलिंग होते हैं। क्योंकि फंगल डिजीज़ है तो इसके लिए हम सिस्टमेटिक क्वेश्चन की बात करेंगे एलेक्ट्रोपोलोसोमिल्स के अकॉर्डिंग। तो किंगडम माइसिटी, डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटा, सब डिवीजन डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर पेरिनोस्पोरिलीज और फैमिली पाइथियेसी। जो मेंबर है, जो डिजीज़ कॉज करने वाला कॉजल एजेंट है वो है पाइथियम। इसके अतिरिक्त जो हम कंटेंट्स पढ़ेंगे इसमें वो इसकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सिम्टम्स की बात करेंगे, कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल मीज़र की बात करने हम जा रहे हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। यह डिजीज़ पूरे विश्व में व्यापक रूप से फैली हुई है। यह ट्रॉपिकल, टेम्परेट रीजन, फॉरेस्ट सॉइल में भी पाई जाती है। इसकी अतिरिक्त यह बीमारी ग्रीन हाउस तथा जो नर्सरी बेड होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। इस डिजीज़ में सीड तथा सीडलिंग तथा एरियल पार्ट्स इन्फेक्टेड होते हैं। यह बीमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर्स तथा बहुत से सीरियल प्लांट को इन्फेक्ट करती है और मैक्सिमम केसेस में सीड और सीडलिंग का डैमेज होता ही है, 100% डैमेज होता ही है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। जहाँ तक हम सिम्टम्स की बात करें तो जो इन्फेस्टेड सॉइल वर्ड यूज कर रहे हैं कि सॉइल, जिस सॉइल पर पैथोजन प्रेजेंट है उस पर सीड जर्मिनेट करने में असफल रह जाते हैं, वो सॉफ्ट और मार्सी हो जाते हैं और उनका कलर ब्राउन हो जाता है तथा श्रिंकल्ड हो जाते हैं और फाइनली वह डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, गल जाते हैं और या इनसे निकलने वाले जो सीडलिंग होती है पुअर होते हैं। तो इसमें जो डिजीज़ है दो प्रकार के सिम्टम्स कॉज करती है, प्री इमरजेंस और एक पोस्ट इमरजेंस। क्या बेसिक अंतर है प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस में, आइए देखते हैं। Seed fail to emerge, infected seed soft, discolored, shrink and finally disintegrate, rooting under soil। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, प्री इमरजेंस जो सिम्टम्स होते हैं उनमें जो सीड होते हैं वो सॉफ्ट और मार्सी हो जाते हैं, उनका कलर ब्राउन हो जाता है, सिंकल्ड हो जाते हैं और फाइनली गल जाते हैं। और ये सारा कुछ जो होता है वो सॉइल के अंदर होता है, यानी कि इमरजेंस से पहले, सीडलिंग की इमरजेंस से पहले ही सीड में सॉइल के अंदर इस प्रकार का इन्फेक्शन लग जाता है, तो हम इसको प्री इमरजेंस सिम्टम्स कहते हैं। दूसरा जो सिम्टम्स हो सकता है वो है पोस्ट इमरजेंस सिम्टम्स। देखिएगा, प्री में अंदर ही दिखाए गए हैं सीड का डिसइंटीग्रेशन। पोस्ट इमरजेंस में क्या होता है, टॉपलिंग ऑफ द इन्फेक्टेड सीडलिंग टिश्यू बिकम सॉफ्ट एंड वाटर सोक्ड स्टेम बिकम कंस्ट्रिक्टेड एंड कोलैप्स। इन केसेस में क्या होता है, सीडलिंग का जो बेसल पार्ट होता है, जहाँ पर सॉयल स्टार्ट हो रही, सॉयल और स्टेम स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सॉयल जहाँ ख़त्म होकर स्टेम का जो बेस दिखाई दे रहा है, तो वो वाला पार्ट जो होता है बहुत ज़्यादा थिन और सॉफ्ट हो जाता है और उससे सीडलिंग को सपोर्ट नहीं मिल पाती और वो फाइनली गिर जाती है। तो इस प्रकार की कंडीशन को पोस्ट इमरजेंस में रखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा इसके सिम्टम्स दो प्रकार के हो सकते हैं, प्री इमरजेंस एंड पोस्ट इमरजेंस। फाइनली सीडलिंग का गिरना, देखिएगा इस प्रकार से सीडलिंग का ये वाला जो पार्ट है
बेसल पार्ट गला हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाला जो पोर्शन है ये गल जाता है और सीडलिंग गिर जाती है। ऐसी कंडीशन को हम, ऐसे सिम्टम्स को हम डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ कहते हैं। अब पढ़ते हैं इसके कॉजल एजेंट के बारे में। इसका जो कॉजल एजेंट होता है वो पाइथियम होता है, फाइटोप्थोरा हो सकता है, फ्यूजेरियम हो सकता है, राइटिक्टोनिया हो सकता है। तो बहुत सारे इसके पैथोजन हो सकते हैं इस टाइप के सिम्टम्स को लेके। और मोस्टली जो फंजाई होती हैं, फंगल होते हैं इन्फेक्शन जो होते हैं, और मोस्टली जो फंजाई स्पीसीज होती हैं वो पाइथियम ही होती हैं जो डैम्पिंग ऑफ के सिम्टम्स कॉज करती हैं। जैसे हम बात करें पाइथियम डिवेरिनम, जिससे डैम्पिंग ऑफ टोबैको होती है। पाइथियम ग्रेमनिकोलम, जिससे डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग ऑफ वीट या फूट रॉट ऑफ वीट होती है। पाइथियम माइरिटोनियम, इससे फूट रॉट ऑफ जिंजर कॉज होती है। ये कॉमन स्पीसीज हैं जिससे डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ कॉज होती है। अब हम बात करते हैं इसके डिजीज़ साइकिल और इटियोलॉजी की बात करें, डिजीज़ साइकिल की बात करें। इस पैरासाइट का माइसीलियम प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है तथा सिनोसिटिक हाइफी वाला होता है। यह टर्मिनल एंड पर या मिडिल में स्पोरेंजिया का निर्माण करता है। जैसे हम देखें, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी हम बात करने जा रहे हो तो देखिएगा ये रहा स्पोरेंजियम का निर्माण हुआ टर्मिनली। ये रहे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये सेक्सुअली है। इसमें देखिए स्पोरेंजियम का निर्माण हुआ, इसके स्पोर्स का निर्माण हुआ, एंसेस्टिस हुआ, फिर जूस स्पोर का निर्माण, जूस स्पोर जर्मिनेट करके फिर से इन्फेक्शन करता है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथीडियम और ओगोनी का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ऊ स्पोर का निर्माण होता है, ऊ स्पोर का जर्मिनेशन होता है, ऊ स्पोर से जूस स्पोर बनते हैं, फिर ये एंसिस्टेड होकर जर्मिनेट करके फिर से इन्फेक्शन को करते हैं। तो इस पैरासाइट का जो माइसीलियम होता है वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है। टर्मिनल एंड पर या मिडिल में स्पोरेंजिया बनाता है, जो स्फेरिकल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, डिफरेंट आकार के हो सकते हैं। इनके अंदर जूस्पोर का निर्माण होता है। जो स्पोरेंजियम का निर्माण होता है उसके अंदर जूस्पोर की फॉर्मेशन होती है और प्रत्येक जूस्पोर जर्मिनेट करके फिर से नया माइसीलियम बनाकर इन्फेक्शन करता है। तो ये वाला पोर्शन तो सारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जो हमने की है, सारा ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की है। अब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की देखें हम, ये जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें, ये वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथीडिया व ओगोनिया होते हैं जो शॉर्ट हाइफी पे बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद oospore का निर्माण होता है और ये oospore थिक वॉल्ड होते हैं तथा टेम्परेचर व अन्य एडवर्स कंडीशन के लिए बहुत रेसिस्टेंट होते हैं। और रेस्टिंग पीरियड के बाद oospore जर्मिनेट करके जूस्पोर बनाते हैं। ठीक है, ये oospore बना, ये रहा oospore वाला पोर्शन, ये रहा oospore, ये देखिएगा ये oospore बना है, ये देखिएगा, ये देखिएगा oospore बना। oospore का जर्मिनेशन होता है, इसके अंदर जूस्पोरियम का निर्माण होता है, इसके अंदर जूस्पोर्स बने हुए हैं। ये देखिए जूस्पोर्स बने, ये जूस्पोर बने, एंसिस्टेड जूस्पोर जर्मिनेट करके फिर से इन्फेक्शन करते हैं। तो इस प्रकार इनकी डिजीज साइकिल चलती है। जहाँ तक इनके हम सर्वाइवल की बात करें, यह पैथोजन जल, मिट्टी, डेड प्लांट या एनिमस मैटर पर सेप्रोफाइट की तरह सर्वाइव करता है। यह फंगस नम बीजों में डायरेक्ट प्रवेश कर सकता है। एम्ब्रियो में एंटर करने के बाद ये मैकेनिकल प्रेशर एंजाइमेटिक डिसोल्यूशन की सहायता लेता है। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ी डिजीज़ साइकिल। अब हम पढ़ेंगे इसके, यदि हम कंडीशंस की बात करें इसके
परपिचुएशन की डिजीज साइकिल के अंतर्गत। तो उसका जो प्राइमरी सोर्स होता है वो सॉयल होता है, प्राइमरी की इनाकुलम ooze स्पोर होते हैं, सेकेंडरी सोर्स इन्फेक्टेड रूट्स होती हैं, सेकेंडरी इनाकुलम जूस स्पोर होता है, और फ्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो होते हैं वो सॉइल का मॉइस्चर, मीडियम हाई टेम्परेचर और जो रेन होती है वो उसके स्प्रेड होने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं इसकी कंट्रोल मेजरमेंट की। सॉइल को कुछ केमिकल्स जैसे फॉर्मलिन, कैप्टन, थीरम इत्यादि द्वारा डिसइंफेक्ट कर लेना चाहिए। तो इसमें हमें सैनिटरी प्रिकॉशंस लेने चाहिए नर्सरी लेवल पर ही। सीड को कुछ सीड प्रोटेक्ट जैसे हैं, और जैसे प्री इमरजेंस को कंट्रोल करने के लिए हमें ब्लिटॉक्स है इत्यादि से, फॉर्मलिन है, इससे हमें क्या कर लेना चाहिए, डिसइंफेक्ट कर लेना चाहिए। In addition to seed treatment, the soil treatment of nursery periodically is not very often are also important। हमें फॉर्मलिन से बताया जैसे हमें सीड सॉइल को ट्रीटमेंट देना चाहिए। ड्रेंचिंग ऑफ द सॉइल विथ फंजीसाइड सच एज कैप्टन, थीरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर शुड बी थिन सोइंग टू अवॉइड ओवर कोटिंग, जिससे कि हम मॉइस्चर को यदि हम कम रखेंगे तो मॉइस्चर, क्योंकि ये जो पैथोजन है मॉइस्चर में ही इन्फेक्ट करता है, तो मॉइस्चर के लेवल को हमें एक तरीके से लेवल रखना होता है। बहुत ज़्यादा पानी यदि हम नर्सरी में या गमले में जब वहाँ पानी की ज़्यादा मात्रा डालते हैं तो ये फंगस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो जो सॉइल होनी चाहिए लाइट होनी चाहिए और उसमें रेते की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी में पानी जहाँ भरा रहता है, ड्रेनेज नहीं हो पाती, वहाँ इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। स्टेटस ऑफ नाइट्रोजन सॉइल शुड बी हाई, नाइट्रोजन को ज़्यादा मात्रा में सॉइल के अंदर रखना है। मैन्योर अप्लाई टू नर्सरी सॉइल शुड बी वेल डिकम्पोज, और जो डिकम्पोज खाद होती है वो हमें इसमें डालनी चाहिए। ओनली लाइट इरीगेशन करना चाहिए, बट ए फ्रीक्वेंट इंटरवल्स शुड बी बिगिन, बहुत कम पानी डालना है और लेकिन फ्रीक्वेंटली डालना है। द नर्सरी बेड शुड बी रेज लेवल टू मेंटेन गुड ड्रेनेज, और जो नर्सरी बेड बनाते हैं जहाँ पर लोग नर्सरी में वर्कर्स प्लांट लगाते हैं वो उस पर भी ड्रेनेज मेंटेन होना चाहिए। इफ़ पॉसिबल सॉइल स्टरलाइजेशन बाय बर्निंग बाय 12 inch thick stack of the farm trash on the nursery bed should be tried। ये चीज़ें पॉसिबल तो नहीं हो पाती प्रैक्टिकल लेवल पर, लेकिन हम यदि कोशिश करेंगे एक पर्टिकुलर जगह पर तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सॉइल को स्टरलाइज कर सकते हैं कुछ इंचेस तक। तो इस प्रकार हमने इस डिजीज़ के सिम्टम्स, पैथोजन, इंट्रोडक्शन, डिजीज़ साइकिल एंड कंट्रोल की बात की। इस प्रकार ये डिजीज़ वाला चैप्टर आज हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।